गुड इवनिंग। तो कल तक कुछ क्वेश्चन देखे थे, नेक्स्ट देख रहे हैं। तो क्वेश्चन करते हैं, इसे थोड़ा प्रैक्टिस होता है, हर टॉपिक हमें कवर करना है। लिखो जरा क्वेश्चन। अ सॉलिड अलॉय शाफ्ट, टॉर्शन का है क्वेश्चन। लिखो जरा, क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद पॉज करके सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। जैसा कह रहा हूँ वैसे करना है, तो उसका बेनिफिट है। हर क्लास में यही बोलता हूँ। लिखो, अ सॉलिड अलॉय शाफ्ट of 60 mm diameter. A solid alloy shaft of 60 mm diameter is coupled with a hollow shaft. Is coupled with a hollow steel shaft. Coupled with a hollow steel shaft of the same external diameter in series. Of the same external diameter in series. If the angle of twist of the steel shaft, if the angle of twist of the steel shaft per unit length is 80% of that of the alloy shaft, determine the inner diameter of shaft. Determine the inner diameter of the shaft. Next line say, what will be the speed to transmit 300 kilowatt if the limiting stress in the alloy and the steel are to be 50 megapascal and 72 megapascal. are to be, ये लिखा है 50 megapascal and 72 megapascal respectively, given G steel equal to 2 times G alloy, ये दिया हुआ। तो टॉर्शन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा टॉर्शन के। तो वीडियो को पॉज करो और पहले अपने आप पूरा प्रैक्टिस करो, ट्राई करो, सॉल्व करो, लास्ट का आंसर निकालो। लास्ट का आंसर निकालना है आपको 2 4 6 8 जो भी आता है, और उसके बाद निकल गया गलत सही जो भी, उसके अब प्ले करना है। मैं कभी नहीं कह रहा कि आप सही करो, प्रैक्टिस करो, पेन चलाओ, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं, बेसिक सब्जेक्ट सीख रहे हैं। जब कन्वेंशनल बैच में जाएंगे तब मैं आप पे चिल्लाऊंगा कि भाई गलत कैसे हो रहा है। अभी नहीं चिल्ला रहा आप पे, अभी आप अटेम्प्ट करो, बस करो जरा सॉल्व। वीडियो पॉज कर दो, सॉल्व करो। तो आपने वीडियो प्ले किया, इसका मतलब सॉल्व कर लिया होगा। तो सॉल्व कर लिया तो जो भी आंसर से निकाल लिया, उसके बाद ही आपने वीडियो प्ले किया होगा। इतना ईमानदारी आपसे चाहते हैं, तो वही आप देख रहे हैं। तो देखो जरा क्या बोल रहा है, क्या सॉलिड अलॉय शाफ्ट जो दिया है वो सॉलिड है। तो ये अलॉय शाफ्ट जो है दैट सॉलिड है। कोई अलॉय यूज किया होगा। शाफ्ट ऑफ 60 mm डायमीटर, इसका डायमीटर जो दिया है दैट 60 mm है। तो ये दिया है क्वेश्चन में दैट 60 mm डायमीटर। is coupled with a hollow steel shaft of the same external diameter. तो एक hollow steel shaft दिया है, इसका external diameter सेम है, तो इसका outer diameter d that 60 mm, इसका inner diameter मान लो small d है, तो ये स्टील का सेम एक्सटर्नल डायमीटर इन सीरीज में कनेक्ट किया है इसको। इफ द एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ द स्टील शाफ्ट पर यूनिट लेंथ इज 80% दैट ऑफ द अलॉय शाफ्ट, तो जो स्टील शाफ्ट है थीटा एंड पर यूनिट लेंथ थीटा बाई एल स्टील शाफ्ट का, दैट 80% है 0 बाई थीटा बाई एल अलॉय शाफ्ट का। तो ये दिया हुआ है।
डिटरमाइन द इनर डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। तो ये जो शाफ्ट हॉलो शाफ्ट है स्टील का, इसका इनर डायमीटर कितना है निकालना। तो फॉर्मूला पता है हमको क्या होता है, टी बाई जे दैट टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, टी एल बाई थीटा बाई एल क्या हो जाएगा, टी जी इधर ले जाओ, टी बाई जी जे। तो ये क्या हो जाएगा, टी बाई जी जे किसका, स्टील शाफ्ट का, इक्वल टू 0.8 टी बाई जी जे, ये किसका, एलॉय का, एलॉय शाफ्ट का। तो अब देखो जरा कैलकुलेट करना है, क्या बोल रहा है कि रेशियो डाया चेक करना है कितना। अब देखो शाफ्ट सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, यानी टॉर्क दोनों में सेम होगा। जब पैरेलल होता है तो क्या होता है, थीटा सेम होता है एंड पर, टॉर्क लगाता है। जब आपका सीरीज में कनेक्ट किया तो टॉर्क टी लगाते हो तो सेम वैल्यू आती है। वहाँ शाफ्ट में सीरीज पढ़ा था हमने। तो यह टी तो कैंसिल हो गया, यहाँ बाद में कैंसिल कर देंगे, चलो टी बाई जी जे। तो टी जी, जी किसका, जी शाफ्ट स्टील का। तो ये टी स्टील का कितना हो गया, 2 टाइम जी एलॉय, ऐसा रख दिया। जे, जे देखो क्या, एलॉय सॉलिड, ये स्टील क्या है, स्टील आपका हॉलो है। पाई बाई 32 डी आउटर, सो डी आउटर का 4 माइनस डी इनर का 4, पाई बाई 30 बाई जी जे स्टील का। और ये कितना हो गया, 0.8 टी बाई जी जे, जी किसका, एलॉय, ये जी स्टील का क्या था, 2 टाइम जी रख दिया, पाई बाई ये वैल्यू रख दिया। और यहाँ कितना, पाई सॉलिड एलॉय, पाई बाई 32 60 का 4 दिस वैल्यू। सो टी कैंसिल, यहाँ से ये जी एलॉय कैंसिल, खाली एक ही अननोन है डी, तो यहाँ से डी निकल जाएगा। तो ये जब डी कैलकुलेट करोगे तो ये आ रहा है आपका 46.95 mm। तो ये कैलकुलेट कर दिया। टॉर्शन के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, 35 नंबर का टॉर्शन आता है कन्वेंशनल पेपर में। और जब ऑब्जेक्टिव में 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, ईएस में भी, गेट में भी 1-2 रहता है। गेट में कैलकुलेटर अलाउड है, ईएस में कैलकुलेटर अलाउड नहीं, ऑब्जेक्टिव में, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा रहती है। लेकिन छोड़ोगे तो 2 नंबर कटेगा, दूसरा करेगा कोई। इसलिए सबके प्रैक्टिस होना चाहिए। ये कोई आपका वो नहीं है कि आप भाई बड़ा क्वेश्चन छोड़ना है, करना बाद में ठीक है, लेकिन करना है एग्जाम में। बाकी क्वेश्चन जल्दी करने, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन कर ले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए सब कुछ पढ़ के जाना है हमको, बिकॉज एक नंबर का तो फाइट है। 2-3 क्वेश्चन आपके ईएस के ऑब्जेक्टिव में आ गए, और खाली टॉर्शन की बात थोड़ी है, फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत कैलकुलेशन है। लास्ट पेपर में आया ही 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं, तो उसका कोई आपके पास वो है ही नहीं, करना ही करना। वो ये तभी होगा जब बाकी क्वेश्चन जल्दी करेंगे, स्पीड बढ़ेगा, 2-4 क्वेश्चन वहाँ अटेम्प्ट करेंगे। सभी के साथ दिक्कत है ना। बाकी तो ये तो है नहीं कि आपको कंप्यूटर कैलकुलेटर नहीं दिया, बाकी तो सुपर कंप्यूटर पर बैठा के रख पेपर दिलवा रहे हैं, वो भी तो नहीं बैठा स्टूडेंट कैलकुलेटर लेके, वो भी तो आपके साथ ही है। उसके नंबर 20 नंबर कैसे बढ़ गए, क्यों, उसने प्रैक्टिस किया, मेहनत किया, टाइम दिया। तो ये सब रोने से कुछ नहीं होगा कि कैलकुलेटर नहीं है, इसके ऑब्जेक्टिव में ये नहीं वो नहीं। आपके साथ ही बैठा हो दूसरा नंबर 20 नंबर ज़्यादा लेके आ रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो उसके बराबर हमको पहुंचना है। बस बगल वाले से कंपटीशन है, ये ध्यान रखना। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना बेनिफिट है। तो ये डी निकल गया इतना आगे। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, व्हाट विल द स्पीड टू ट्रांसमिट 300 किलोवाट इफ द लिमिटिंग स्ट्रेस इन द एलॉय एंड द स्टील आर 50 एंड 72 मेगापास्कल। जी का वैल्यू दिया हुआ है। तो देखो जरा, ये टाउ टी का फॉर्मूला है, थीटा बाई एल पता था, थीटा बाई एल स्टील का कितना है, थीटा बाई 0.8, इसी को यूज कर ले रहा फिर से, थीटा बाई एल दैट एलॉय का, इसी को यूज करेंगे। अब देखो जरा, थीटा बाई एल इसके फॉर्म में लिख रहे हैं, थीटा बाई एल क्या हो जाएगा, टाउ बाई जी आर। क्या लिख सकते हैं ऐसे, टाउ बाई जी आर स्टील का इक्वल टू 0.8 टाउ बाई जी आर किसका, एलॉय का, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो जरा, टाउ क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ देखो जरा, यहाँ से रेशियो कैलकुलेट करना, तो टाउ स्टील बाई टाउ एलॉय इधर ले जाओ, तो ये क्या हो गया, 0.8, जी आर स्टील ऊपर चला जाएगा, तो जी स्टील का कितना है, जी स्टील कितना, 2 टाइम जी एलॉय, तो 2 टाइम जी एलॉय, ठीक है। आर स्टील का, तो आर क्या रखते हैं, आउटर डायमीटर, आर स्टील का आउटर डायमीटर कितना है, 60 mm, 60/2 डिवाइड बाई उसका जी आर एलॉय का, जी एलॉय यहाँ पे आ गया, इंटू आर कितना है, वही 60/2, ये कैंसिल इससे, देन 2 टाइम 0.8, तो यहाँ से रेशियो निकल गया। तो कितना बनाइए आपका, दैट टाउ स्टील अपॉन टाउ एलॉय, क्या हो गया, 1.6, इसके बराबर ये रेशियो बनेगा। सो अब देखो जरा, रेंज दिया हुआ है, स्टील का दिया हुआ कितना रेंज है, स्टील
स्ट्रेसेस इन द एलॉय एंड द स्टील, एलॉय में दिया 50 और स्टील में दिया 72। तो अगर मान लो आपने टाउ स्टील, लेट चेक करें तो यहाँ चेक कर ले, सो लेट टाउ स्टील कितना 72 मेगा पास्कल ये रखा। तो यहाँ से चेक करो टाउ एलॉय, एलॉय कितना हो जाएगा 72 रखा, एलॉय 72 माइनस डिवाइड बाई 1.6, ये कितना आ रहा है एलॉय का 1.6 से डिवाइड किया तो ये आ रहा है 45। देखो यार चेक कर रहे हैं ये रेशियो निकला यहाँ से, आपने स्टील का जो मैक्सिमम दिया 72 रखा तो यहाँ से एलॉय स्टील में 45 आ रहा है और लिमिट दिया कितना 50, यानी ये सेफ है। तो ये स्ट्रेस सेफ है, यानी यहाँ से देख सकते निकाल सकते हैं। अब क्या बोला व्हाट विल द स्पीड और ट्रांसमिट 300 किलोवाट, तो हमें मालूम है शाफ्ट सीरीज में कनेक्ट किया है, टॉर्क तो सेम ही है, कहीं से भी निकाल दो। तो देखो जरा पावर क्या होता है, टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो शेयर स्ट्रेस पता है सॉलिड वाले में ज़्यादा सिंपल पड़ेगा, सॉलिड कौन सा एलॉय है, तो टाउ क्या होता है 16t अपॉन पाई डी क्यूब रख दे। देखो जरा पाई डी क्यूब जो आपका दैट एलॉय के लिए, डी पाई डी किसका एलॉय का, सॉलिड है, बात तो एक ही है, टॉर्क सेम है तो टॉर्क निकाल दे, वहाँ पावर जनरेट निकल जाएगा। टाउ एलॉय का कितना है, एलॉय का 45 है, 72 रखा तो यहाँ से 45 आ रहा है, 45 पुट कर दे रहे हैं यहाँ से, तो ये 45 16t अपॉन पाई, डी कितना है, डी उसका है 60 का क्यूब, यहाँ से टॉर्क आ जाएगा। तो ये जब टॉर्क कैलकुलेट किया आपने तो ये आ रहा है 1908.5 इंटू 10 टू पावर कितना 10 टू पावर 3 न्यूटन mm। तो ये कितना आ गया भाई, टॉर्क सेम है कहीं से भी निकाल सकते हो, शेयर स्ट्रेस पता है हमको, एलॉय सॉलिड शाफ्ट था, सीरीज में कनेक्शन है, तो टाउ 16 ओवर पाई डी क्यूब रख दिया तो यहाँ से टॉर्क आ गया, टॉर्क मिल गया तो पावर ट्रांसमिट निकाल दो। तो पावर क्या होता है टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी, तो पावर एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है 2 पाई n बाई 60। अब देखो पावर दिया है क्वेश्चन में कितना पावर 300 किलोवाट, तो 300 इंटू 10 टू पावर 3 लिख देंगे, तो 300 इंटू 10 टू पावर 3, टॉर्क ये निकल चुका है 2 पाई n बाई 60, तो यहाँ से n आरपीएम आ जाएगा, n ये टॉर्क निकल चुका है तो n का वैल्यू, तो ये कैलकुलेट करोगे तो अराउंड 1501 आरपीएम, यहाँ से कैलकुलेट कर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लब किए, टॉर्शन के क्वेश्चन आपके आते ही ऑब्जेक्टिव में, तो थोड़ा बड़ी लेंथी कैलकुलेशन रहती है, तो प्रैक्टिस जरूरी है वैसे जैसे एग्जाम में आता है, तो 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लब करके एक अच्छा क्वेश्चन बना के देख लो। फिर से क्वेश्चन बोला क्या कि एक एलॉय शाफ्ट है जो सॉलिड है और एक स्टील का शाफ्ट है जो हॉलो है, इसका आउटर डायमीटर स्टील शाफ्ट का इसके डायमीटर के बराबर, ये दिया ऐसे, इसको डी डैश लिख दो चाहे से। फिर बोल रहा है कि जो एंगुलर ट्विस्ट पर यूनिट लेंथ है एलॉय सॉलिड स्टील शाफ्ट का वो 0.80% है दैट एलॉय का, तो इक्वेशन बन गई। तो बोल रहा है कितना कितना आपका डायमीटर होगा ये स्मॉल डी हॉलो शाफ्ट को निकालो, तो क्या होता है टी, ये फॉर्मूला होता है, तो थीटा बाई एल क्या हो गया टी बाई जी जे, वो रख दिए। अब शाफ्ट सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में हमको पता है सीरीज में टॉर्शन सेम आता है, वो आप शाफ्ट भूलते तो टॉर्शन टॉपिक में देखो, और शाफ्ट सीरीज में टॉर्क दोनों डायग्राम सेम बने थे। अब देखो बात यही है ना, ये क्वेश्चन किया तो सब चीजें रिवाइज होती है वहाँ की, ये क्वेश्चन का आंसर निकालना मोटिव नहीं है, इससे क्या होता है वो टॉपिक हमारा पूरा रिवाइज होता है, बार बार क्वेश्चन में रिवाइज होता रहता है, बार बार हमारे दिमाग में इम्पैक्ट पड़ता है, सब सीख जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन टू क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो टी बाई जी से बराबर किया, जे पाई बाई 30 डी फॉर सॉलिड का, हॉलो का, ये सॉलिड का, यहाँ से डी निकल गया, ऐसे निकाल दी। फिर बोल रहा है कि आप पावर एंगुलर वेलोसिटी बताओ, आरपीएम में स्पीड बताओ, तो देखो जरा थीटा बाई एल से टाउ के फॉर्म में लिख दिया, और उसके बाद यहाँ से देखो सॉल्व किया, तो ये वैल्यू रिलेशन आया स्टील का एलॉय का, ऐसे कैलकुलेट किया। अब स्टील का 72 है दिया है, तो एलॉय का निकाला 45, लिमिट दिया 50, यानी सेफ है ये, तो ये सेफ है। तो अब सॉलिड हॉलो दोनों सीरीज में कनेक्ट है, तो पावर तो टॉर्क सेम होगा, तो कहीं से भी निकाल दो, चाहे सॉलिड चाहे हॉलो से, तो इजी पड़ेगा, ऐसे लगा दिया टाउ 16 डी पाई डी क्यूब एलॉय का, तो यहाँ से रखा टी आ गया, पावर क्या टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है 2 पाई n बाई 60, 300 किलोवाट दिया, 300 10 टू पावर 3, टॉर्क रख दिया न्यूटन mm में n बाई 60, तो यानी यहाँ सॉल्व करोगे जितना वैल्यू आ गया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो टॉर्शन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, नोट कर लो इसको, आपने किया है तो अच्छी बात, नहीं तो अपनी जहाँ गलती, मैं नहीं कर रहा पूरी बात पहली बार सब कुछ सही कर दो, लेकिन हाँ अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करते हैं तो टॉर्शन के कॉन्सेप्ट खुलते हैं, ओपन होते हैं, नोट कर लो। अभी हम क्वेश्चन इसके बाद लास्ट में सबसे क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव कुछ लास्ट में जाके, ये पहले कन्वर्शन क्यों ले रहे हैं बिकॉज पूरा सब्जेक्ट फिर से रिवाइज हो जाए, फिर लास्ट में जाके एक बार फिर से ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन खाली ऑब्जेक्टिव करेंगे,
तो पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे कैसे आ रहा है। तो इसलिए जितना ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे उतनी प्रैक्टिस होती रहेगी, बार बार हमारी वीकनेस पे इम्पैक्ट होगा, क्वेश्चन से सीख जाएंगे सब। बस ये कि ईमानदारी जैसे कहते हैं पॉज प्ले ये सब बहुत जरूरी है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो जरा क्वेश्चन। अ स्टील ट्यूब, पहले लिखो पूरा क्वेश्चन। अ स्टील ट्यूब 4 सेंटीमीटर आउटसाइड डायमीटर, 4 सेंटीमीटर आउटसाइड डायमीटर and 3 centimeter inside diameter. A steel tube 4 centimeter outside diameter and 3 centimeter inside diameter is used as simply supported beam, on a span of 2 meter, on a span of 2 meter, on a span of 2 meter, and it is found that the maximum safe load it can carry at mid span is 1 kilonewton. At mid span is 1 kilonewton, comma, four of these tubes are placed parallel to one another. Four of these tubes are placed parallel to one another and firmly fixed together to form a single beam, as shown
डिटरमाइन द मैक्सिमम सेंट्रल लोड, determine the maximum central load which this beam, maximum central load which this beam can carry, which this beam can carry if the maximum stress, if the maximum stress is not to exceed, maximum stress is not to exceed that of single tube above, maximum stress is not to exceed that of single tube above. देखो जरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो बीम है उसका लेंथ दिया हुआ है a span of 2 मीटर, तो बोल रहा है कि एक बीम है, इसका लेंथ दिया है दैट 2 मीटर का लेंथ है इसका। पहले केस में बोल रहा है कि जो लोड लगाया है W का, W डैश, ये लिखा है 1 किलो न्यूटन, ऐसे ये अप्लाई किया। और बोल रहा है कि जो क्रॉस सेक्शन है वो क्रॉस सेक्शन ये दिया हुआ है, हॉलो सेक्शन ट्यूब है, 4 सेंटीमीटर आउटर डायमीटर, 3 सेंटीमीटर इनर डायमीटर, तो उससे कुछ स्ट्रेस वगैरह आया होगा। तो फिर बोल रहा है कि सेकंड केस में कि अगर क्रॉस सेक्शन ऐसे कर 4 ट्यूब को आप कंबाइन कर दिया इस तरह से सेकंड केस में, तो बोल रहा है कितना लोड ये बेयर कर सकता है। पहले केस में तो 1 था, अब बोल रहा है कितना लोड बेयर कर सकता है। ये सेकंड केस में भी स्ट्रेस वही है जो फर्स्ट केस में ये बोला। तो ये बोल रहा है कि सेकंड केस में उतनी स्ट्रेस बनी जो फर्स्ट केस में आई थी, तो कितना लोड तब बेयर हो जाएगा, तो वो निकालना है आपको। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से आप वीडियो को पॉज करो, आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया कैसे किया है, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो ध्यान से और सॉल्व करो, अटेम्प्ट करो। जो अटेम्प्ट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, गलत सही कुछ भी करो, पॉज करो और सॉल्व करो, थोड़ा ट्राई करो। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया आपको कैसे करना है, करो जरा इसको। देखो आपने सॉल्व कर लिया होगा तभी प्ले किया, तो अब देख रहे हैं। तो कि पहले किसी ने क्या बोल रहा है कि ये क्रॉस सेक्शन दिया और बोल रहा है कि 1 किलोमीटर का लोड लगा है, तो बोल रहा है कि जो फर्स्ट केस में स्ट्रेस है सेकंड केस में भी उतना ही स्ट्रेस है। सेकंड केस में क्रॉस सेक्शन किया कि 4 ट्यूब को जोड़ दिया ऐसे, तो बोल रहा है कि सेकंड केस में दैट कितना कितना लोड लग जाएगा, स्ट्रेस उतना ही रखना है। तो पहले केस में स्ट्रेस निकाल दें, दूसरे केस में डब्ल्यू कैलकुलेट कर देंगे। तो देखो जब पहले केस में निकाला, पहले केस में क्या खाली क्रॉस सेक्शन ये दिया हुआ है, तो फॉर्मूला तो एक ही है यहाँ पे, m अपॉन आई दैट इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई बाई आर, ये लगाना। तो देखो इसको यूज करें, सिग्मा एम बाई अपॉन आई, यानी सिग्मा कितना एम वाई अपॉन आई, एम बाई जेड, एम सिग्मा इंटू जेड हो गया। तो देखो जरा पहले आई निकाल दो इस केस में, तो ये कैलकुलेट करो आई, फर्स्ट केस की बात हो रही है। तो फर्स्ट केस जब खाली सिंगल एक क्रॉस सेक्शन है, तो आई निकाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, पाई बाई 64, डी आउटर 4, आउटर कितना 4 का 4 माइनस डी इनर 4। तो ये आई का वैल्यू सेंटीमीटर में निकाल देते हैं, लास्ट में सब सेंटीमीटर यूज करते रहेंगे। तो ये वैल्यू आ रही 8.59 सेंटीमीटर 4। वाई मैक्स पता है, वाई का वैल्यू पता है यहाँ से, दैट आई वाई तो पता है कितना 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। न्यूट्रल एक्सिस ये है तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2। आई हो गया, सिग्मा एम क्या, सिग्मा इंटू जेड, जेड निकाल दो, एरिया कैलकुलेट कर दो, एरिया जरूरत पड़ेगी, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, डी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो सब एरिया कैलकुलेट कर दे रहा है। तो ये कितना आ रहा है 5.49 सेंटीमीटर स्क्वायर दिस वैल्यू। तो सेक्शन मॉडुलस जेड निकाल दो, तो आई न्यूट्रल एक्सिस डिवाइड बाई वाई मैक्स, आई कितना है 8.59, वाई 2, तो यहां से जेड का वैल्यू कितना आ रहा है 4.295 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी दिस वैल्यू जेड आ गया। तो एम अपॉन सिग्मा क्या होता है, एम क्या हो सिग्मा इंटू जेड, मोमेंट सिग्मा इंटू जेड, मोमेंट केस का बीएमडी बना दो, तो ऐसे आएगा कितना डब्ल्यू डैश एल बाई 4,
डब्ल्यू जस्ट दिया 1 किलो न्यूटन, तो 1 किलो न्यूटन तो 1 × 10⁻³ किलो न्यूटन, डब्ल्यू 1 न्यूटन हो गया, सिग्मा इंटू जेड, सिग्मा का वैल्यू दिया है, सिग्मा निकल जाएगा यहाँ से, जेड कितना है, जेड ये लिखा हुआ है 4.295 दिस वैल्यू। तो यहाँ से कैलकुलेट करें MWL/4, सॉरी MWL/4, तो ये तो खाली W का वैल्यू L कितना है, L लेंथ 2 मीटर है, तो 2 मीटर और 10⁻मीटर सेंटीमीटर कर दिया, 2 × 10WL/4, क्यों सब कुछ कैलकुलेट कर रहा है सेंटीमीटर में, तो WL/4 1000, तो यहाँ से कितना सिग्मा इंटू जेड, जेड ही निकाला हुआ है, तो यहाँ से पुट करोगे तो सिग्मा आ जाएगा, तो ये कैलकुलेट करोगे तो ये आ रहा है 11641 पॉइंट कितना 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लोड ही तो निकालना है, तो बस सेंटीमीटर सब लास्ट में कैंसिल ही हो जाएंगे, इतना वैल्यू आ गया, इतना रख देंगे, सिग्मा आ गया। अब वो सेंटीमीटर mm में कन्वर्ट करो, वैसे भी कर सकते हो, सब सही है, ऐसे यूज कर लो। तो स्ट्रेस मिल गया। अब क्या बोल रहा है, कितना लोड लगा सकते हैं जिससे कि ये वाला क्रॉस सेक्शन कर दिया कि स्ट्रेस सेम रहे। देखो जरा, जब ये वाला क्रॉस सेक्शन कर दिया सेकंड केस, तो इसमें आई निकाल दो, तो आई के देखो अब 4 मेंबर है, तो 4 टाइम हो गया, एक का इनर्शिया कितना है π/64, सेम वही पार्ट है, दैट π/64 कितना वैल्यू 4 सही तो दिया, π/64 वही डी आउटर 4, डी आउटर कितना ये 4 का 4 -3, क्योंकि उन्हीं उसी को दैट उसी में 4 ट्यूब रख दिए सेम है वही हॉलो सेक्शन वैसे, तो π/64 d4 ये हो गया प्लस AR², पैरेलल थ्योरम, ए कितना ये लिखा हुआ है, तो π/4 4 का स्क्वायर -3 स्क्वायर a इंटू R², R का वैल्यू कितना है, R हो जाएगा कितना, दैट न्यूट्रल एक्सिस डिस्टेंस ना, सॉरी ये डिस्टेंस, देखो जरा इस केस में क्या ये न्यूट्रल एक्सिस है और ये डिस्टेंस हो जाएगा, पहले इसके सेंट्रोइड π/64 d4 और फिर AR², तो R का वैल्यू कितना है, R आपका दैट 2 सेंटीमीटर, तो इंटू 2 का स्क्वायर दिस वैल्यू, तो ये कैलकुलेट करेंगे, पूरा 4 टाइम है ये पूरे का समेशन, उसका 4 टाइम, क्योंकि 4 ट्यूब है तो वहां से कैलकुलेट किया। कितना वैल्यू आ रहा है ये 2 का स्क्वायर 122, तो ये आ रहा है 122.328 सेंटीमीटर 4 दिस वैल्यू, यहाँ 8.592, एक 4 ट्यूब था और AR² और आ गया, आई बन गया। देन उसके बाद एरिया सेम, एरिया का जरूरत पड़ेगा नहीं, जेड I/Y max, आई न्यूट्रल एक्सिस यही है, y max का वैल्यू कितना है, ये न्यूट्रल एक्सिस डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना y max का वैल्यू यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से जेड का वैल्यू आ गया, तो ये आई था जेड निकल, तो ये निकल जाएगा जेड का वैल्यू, ये आ रहा है 30.58 जेड का वैल्यू, दैट 30.58 सेंटीमीटर क्यूब, जेड निकल गया। अब उसके बाद देखो जरा सेम लोड WL/4, यही वैल्यू M इक्वल टू कितना सिग्मा इंटू जेड, M कितना हो गया सेम W निकालना है, L कितना है 2 मीटर, 2 × 100 L/4, सिग्मा कितना, सिग्मा वही रखना है सेम 11641.4, और जेड कितना हो गया, जेड ये वैल्यू 30.58 दिस वैल्यू, तो यहाँ पुट करेंगे तो ये W कैलकुलेट होगा, तो ये W का वैल्यू दैट 7.12 किलो न्यूटन दिस वैल्यू। तो बेंडिंग पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं, तो ये बेंडिंग कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये कैलकुलेशन खाली बेंडिंग पूरा एक्सप्लेन, आपको 2 नंबर का क्वेश्चन बनाना होगा तो कैलकुलेशन कम कर देगा, 2 मेंबर कर देगा, तो जब इस तरह क्वेश्चन हमने किए हुए हैं तो गेट वाला हमको बहुत ईजी लगेगा, करेंगे नहीं तो गेट वाला को टफ लगेगा, तो टफ की प्रैक्टिस करा होगा तो एग्जाम में क्वेश्चन ईजी लगेगा, प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा मेहनत ही तो पड़ता है, कोई बात नहीं कर लेंगे मेहनत, इतना तो कर ही सकते हैं। देख लो फिर से, तो बोला है कि बीम दिया हुआ है 2 मीटर लेंथ का, लोड लगा है 1 किलो न्यूटन का, ये क्रॉस सेक्शन है, हॉलो ट्यूब है, ऐसे डायमेंशन दिया, तो बोल रहा है कि इस केस में जो स्ट्रेस आएगा, दूसरा केस बनाया कि जब 4 ट्यूब कनेक्ट कर दिया, सिर्फ फिगर दिया हुआ है उसने ऐसे, अब बोल रहा है कि जब 4 ट्यूब कनेक्ट कर दिया स्ट्रेस उतना ही रखना है, तो कितना लोड बेयर कर लेगा वो निकालो, तो पहले केस में स्ट्रेस निकाल दें, तो आई निकाल दिए पहले केस में, एक ही मेंबर है, हॉलो सेक्शन, हॉलो ट्यूब है, आई एरिया चाहिए होगा, जेड I/Y max, y max कितना हो गया दैट यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 का है तो 2 हो गया यहाँ से
वाई मैक्स इसका। तो यहाँ से पुट किया, जेड आ गया, एम सिग्मा इंटू जेड होता है, सिग्मा इंटू आई अपॉन वाई मैक्स। एम पता है WL/4 सब सेंटीमीटर रखा है, कोई भी यूनिट रख लो जो आपकी मर्जी करे, लास्ट में एक ही बात है। तो यहाँ सिग्मा इतना आ गया। फिर दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है कि अब कह रहा है कि एक 4 ट्यूब कनेक्ट कर दिया इस तरह से, तो इससे होगा क्या, इनर्शिया बढ़ गया, इनर्शिया बढ़ गया तो लोड ज़्यादा बेयर कर लेगा। तो वही देखो, लोड पहले 1 से 7.12 हो गया, तो जितना इनर्शिया बढ़ाते हो उतना लोड बेयर कर लेगा, उतना मोमेंट बेयर कर लेगा। तो यहाँ आई कैसे निकलेगा, π/64 d 4 टाइम, तो पहले π/64 d4 एक का प्लस AR स्क्वायर से ट्रांसफर, ये न्यूट्रल एक्सिस है, AR कितना हो गया 2 हो गया, 4 का मल्टीप्लाई बिकॉज 4 ट्यूब है इस तरह का, तो ए π/64 d आउटर d इनर 4 प्लस AR स्क्वायर, 4 का मल्टीप्लाई आई आ गया। वाई मैक्स कितना है, ये अब इस बार न्यूट्रल एक्सिस ये बना, तो वाई मैक्स कितना हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक, कितना वाई मैक्स हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 बना 2 दैट 4 वैल्यू, तो यहाँ रखा तो जेड आ गया, स्ट्रेस वही रखना है WL/4, तो यहाँ W इतना लोड बियर करे। तो मेन हो क्या रहा है भाई, हो क्या रहा है, इनर्शिया बढ़ा के ज़्यादा मूवमेंट बियर कर लेगा, जितना सेक्शन मॉडल बढ़ाते जा रहे हो उतना मूवमेंट ज़्यादा बियर करेगा, उतना ज़्यादा बेंडिंग स्ट्रेंथ है, जैसे कैलकुलेट कर दिया। देखो ध्यान से नोट कर लो इसको, कोई डाउट लगो तो डाउट पूछते ही हो आप, नोट कर लो इसको। रफ कर दे रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखना जरा क्वेश्चन, थर्मल स्ट्रेस का है, अच्छा क्वेश्चन है। अ कॉपर एंड एल्यूमिनियम रॉड अरेंजमेंट एज शोन, लिखो जरा क्वेश्चन। अ कॉपर एंड एल्यूमिनियम रॉड अरेंजमेंट एज शोन, neglecting the mass of the slab, neglecting the mass of the slab, calculate the stresses induced in each rod, calculate the stresses induced in each rod when the temperature in the assembly, when the temperature in the assembly is increased to 95 degrees Celsius. -95 डिग्री सेल्सियस। डायग्राम बना लो।
तो एक अच्छा क्वेश्चन है, थर्मल स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेगा कैसे आ रहा है। तो देख लो जरा क्या है। ये एक रीड स्लैब दिया, सपोर्ट कर रहा है कॉपर एल्यूमिनियम, लेंथ दिया हुआ है दैट कॉपर की लेंथ 750। तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है दैट इज 750 पूरा राउंड से लेके यहाँ तक का। तो ये कॉपर रॉड है एंड्स पे और बीच में एल्यूमिनियम रॉड है, ये गैप है 0.18 का। तो बोल रहा है कि इनिशियल टेम्परेचर दिया है 10 डिग्री सेल्सियस, तो बोल रहा है कि टेम्परेचर 10 से इंक्रीज करके 95 कर दिया है, मतलब 85 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रेज किया है। तो बोल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाया है इतना, तो जो जो स्ट्रेस आएगा कॉपर एल्यूमिनियम में वो कैलकुलेट करना। तो देखो जरा, थर्मस टेम्परेचर बढ़ाते हैं लेंथ बढ़ता है, इतने कहाँ, खैर पहले तो आप खुद से अटेम्प्ट करोगे। तो ये क्वेश्चन दिया, बता दिया आपको क्या है, थोड़ा सोचना है अपने आप से आपको। तो वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सोचो और लास्ट का आंसर निकालो। लास्ट का आंसर 2 निकालो 10 निकालो, वो आपकी मर्जी, लेकिन लास्ट का जब पूरा आंसर निकल जाए, गलत सही जो कुछ भी करके, तब प्ले करना। करो जरा, सब वैल्यूज दिया हुआ है आपको, थोड़ा अटेम्प्ट करो। देख लो जरा, मतलब आपने बोर्ड प्ले किया, इसका मतलब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा, लास्ट के आंसर निकाल लिया होगा। ये नहीं कह रहे सही निकाल लिए होंगे जो अटेम्प्ट किया होगा। तो आप देख रहे हैं, जब अटेम्प्ट करके आप देखते हो उसके बाद अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आता है। खाली ऐसे सुनते रहोगे तो कोई फायदा नहीं। तो देखो जरा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होता है, लेंथ बढ़ता है। तो कॉपर का भी लेंथ बढ़ेगा, एल्यूमिनियम का लेंथ बढ़ेगा। तो एक बार चेक कर लेना कितना लेंथ बढ़ रहा है। मान लो ये स्लैब ना होता, कितना कितना लेंथ बढ़ जाता है वो चेक कर रहे हैं। तो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कॉपर में कितना लेंथ बढ़ा, एल अल्फा डेल्टा टी। तो रखें जरा वैल्यू, एल लेंथ कितना है 750 अल्फा कॉपर का 16.8 इंटू 10⁻⁻6, और डेल्टा टी कितना बढ़ा है 95 - 10। तो लेंथ कितना, डेल्टा एल कितना लेंथ बढ़ा कॉपर में, ये यहाँ से निकल जाएगा। तो 10 टेम्परेचर इनिशियल था, बढ़ा के रेस करके 95 कर दिया, तो वो आपका दैट कितना टेम्परेचर रेस किया, तो वो यहाँ से निकल जाएगा। तो ये जो कॉपर में कैलकुलेट किया है, तो ये आ रहा है आपका दैट 1.071 mm दिस वाला, मतलब केवल कॉपर होता है इतना बढ़ जाता है। एल्युमिनियम में देखें जरा, तो एल्युमिनियम का डेल्टा एल टेम्परेचर से खाली, मान लो कि स्लैब ना होता कितना फ्री एक्सपेंशन होता, वो देख रहे हैं खाली अभी। एल अल्फा डेल्टा टी, एल कितना है इसका 750 - 0.18, अल्फा 23.1 10⁻⁻6 और डेल्टा टी 85। तो जब ये सॉल्व कर रहे हो तो ये वैल्यू आ रही है आपकी दैट 1.472 mm दिस वैल्यू, ऐसे बना। तो देखो जरा एक मिनट, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो कि देखो विजुलाइज करो, तो ये कॉपर है, ये एल्युमिनियम है, ये कॉपर है। तो अगर केवल कॉपर दैट रिजिड स्लैब ना होता तो कॉपर इतना इंक्रीज कर जाता है, इतना यहाँ से, ये कितना है 1.472 इतना, और एल्युमिनियम सॉरी कॉपर इंक्रीज करता है कितना 1.071, ये कितना है तो 1.4 यहाँ लिख दे रहे हैं। तो ये यहाँ से कितना है 1.071, खाली एल्युमिनियम कॉपर होता इतना इंक्रीज कर जाता। और केवल एल्युमिनियम मान लो स्ट्रेट स्लैब ना होता, केवल एल्युमिनियम होता तो एल्युमिनियम कितना इंक्रीज करता 1.472। तो 1.472 मतलब यहाँ तक कहीं आता है ऐसे, इतना वैल्यू। तो ये क्या 1.472 यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब मतलब रिजिड स्लैब कैसे बनता है, तो रिजिड स्लैब यानी टिल्ट होता, आप क्या कह रहे हो, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, रिजिड स्लैब है। तो रिजिड स्लैब इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स आएगा, ये कुछ कम करेगा, और यहाँ टेंसाइल आएगा, ये कुछ बढ़ाएगा, तो जाके बीच में यहाँ के लेंथ बैलेंस होगा, ऐसे जाके बैलेंस होगा। तो विजुलाइज कर लो क्यों भाई, रिजिड स्लैब टिल्ट थोड़ी बन पाएगा ऐसे, तो ये कंप्रेस करेगा, ये कुछ बढ़ाएगा, तब जाके लेंथ बराबर बैलेंस होगा, ये होगा यहाँ पे। तो वही करें। तो अब देखो जरा,
यहाँ पे कैलकुलेट करें तो मतलब क्या फाइनल डिफ्लेक्शन इतना लास्ट में कहीं पे आएगा, तो कैसे आएगा देखो जरा कैसे निकलेगा। ये तो है ही 1.071, तो यहाँ टेंसाइल फोर्स आया, तो मान लो ये P डैश और ये P डैश या P ले लो, मान लो यहाँ फोर्स P आया तो यहाँ P आया, तो मान लो 10 किलोन्यूटन 10 किलोन्यूटन, तो यहाँ 20 आएगा तो यहाँ 2P हो जाएगा अपने आप। 2P फोर्स किसका है, ये एल्युमिनियम का, कॉपर का P मान लो 10 बना तो 20 तो आना ही पड़े कंप्रेसिव, तभी तो बैलेंस करोगे, फोर्स भी तो बैलेंस होने चाहिए। तो यहाँ पे अभी ऐसे लिख दो, ये P किसका, कॉपर का, ये P कॉपर का, और ये किसका, P यहाँ पे P एल्युमिनियम का। तो विजुलाइज करो, ये टिल्ट तो हो नहीं सकता, ये कम करे ये बढ़ाए तब जाके बैलेंस होगा। तो अब डिफ्लेक्शन दो बराबर करो, तो कैसे होगा देखो जरा, 1.071 और प्लस बढ़ेगा PL/A। P किसका, कॉपर का, लेंथ कॉपर का, एरिया कॉपर का और यंग्स मॉडुलस कॉपर का, दिस वैल्यू इक्वल टू, इसमें कितना है 1.472 है, तो 1.472 और इसे माइनस किया कितना PL/A, P एल्युमिनियम का, L एल्युमिनियम का, एरिया एल्युमिनियम का और यंग्स मॉडुलस एल्युमिनियम का, दिस वैल्यू। देखो सब दिया हुआ, लेंथ दिया कॉपर का, कितना लेंथ है 750, एरिया कॉपर का दिया 500, यंग्स मॉडुलस दिया कॉपर का 120 गीगापास्कल, मेगापास्कल कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसे यहाँ P एल्युमिनियम दिया हुआ है, P एल्युमिनियम सॉरी निकालना है, L दिया एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा 750 माइनस 0.18, एरिया एल्युमिनियम दिया है क्वेश्चन में 400, E दिया एल्युमिनियम का 70 गीगापास्कल। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा आपका P कॉपर। दूसरा इक्वेशन कहाँ से हो जाएगा, जब P एल्युमिनियम कितना है 2 टाइम P कॉपर, ये दूसरा इक्वेशन। अगर भाई देखो ये 10 है, ये 10 है तो 20 तो होना ही पड़ेगा भाई, 10 10 20 25 थोड़ी कर सको, 5 कहाँ बैलेंस होगा, तो ये 20 है तो 20 बैलेंस, दूसरा इक्वेशन। तो दो इक्वेशन दो अननोन, तो सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से P कॉपर और P एल्युमिनियम आ जाएगा। तो सारा कैलकुलेशन वाला पार्ट करना है आपको, मेन पार्ट दिखा दिया। तो ये जब कैलकुलेट करोगे जब आप, तो यहाँ से P कॉपर जो है, P कॉपर का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 6070.24 न्यूटन, और P जो एल्युमिनियम है वो इसका हाफ दैट सॉरी डबल 12 एल्युमिनियम 12 कितना 12140.48 न्यूटन, ये वैल्यूज आ गई। तो यहाँ से स्ट्रेस निकाल दो, तो सिग्मा कॉपर P कॉपर एरिया कॉपर कितना है 500, तो यहाँ से सिग्मा कॉपर वो आ रहा है आपका 12.14 मेगापास्कल। ऐसे सिग्मा दैट स्टील एल्युमिनियम, तो P एल्युमिनियम ये निकल चुका है, एरिया बता कितना 400, तो ये वैल्यू आ रहा है 30.35 मेगापास्कल इस वैल्यू। तो ऐसे कैलकुलेट कर दिया। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, थर्मल की कैलकुलेशन एक्सप्लेन कर रहा है। क्यों करते हैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, क्यों, बिकॉज इसे थिंकिंग डेवलप, ये सब सोच रहे हैं, ये जो हम सोच रहे हैं ना, तो यही कल को गेट के एक टफ क्वेश्चन में यूज हो जाएगा, तो वहाँ क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे। तो यहाँ थोड़ा टफ कर लेंगे तो वहाँ ईजी रहेगा, यहीं नहीं करेंगे तो वहाँ सब कुछ टफ लगेगा, फिर अगले साल करना पड़ेगा, करना तो कहीं ना कहीं पड़ेगा, क्योंकि दूसरों से थोड़ा ऊपर, दूसरे से ऊपर कैसे बनेंगे जब वो एक स्टूडेंट खाली लास्ट ईयर के क्वेश्चन लगा रहा है, हम वो सब लगाने के बाद इन सब की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनसे हम आगे रहेंगे, क्योंकि थिंकिंग डेवलप हो रहा है, यही थिंकिंग ही जरूरी है हमारे लिए। यहाँ चेक कर ली, देख लो फिर से। तो रिजिड स्लैब दिया था, ये गैप है, कॉपर एल्युमिनियम कॉपर ऐसे दिया, तो एरिया दिया हुआ है, बोल रहा है कि टेम्परेचर जो है इनिशियल टेम्परेचर 10 था, फाइनल टेम्परेचर 10 से बढ़ा के रेस करके 95 कर दिया, कितना स्ट्रेस आएगा वो निकालो। तो 2 मिनट के लिए मान ले रहे कोई स्लैब नहीं है, केवल आपका दैट, मान लो स्लैब ना होता तो कॉपर का फ्री एक्सपेंशन इतना होता, डेल्टा टी और एल्युमिनियम का इतना, मतलब कॉपर इतना बढ़ता 1.071, एल्युमिनियम बढ़ता 1.47, तो ये टिल्ट होता है रेड स्लैब, तो वो तो हो नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पर आपका फोर्स कंप्रेस करेगा, ये बढ़ाएगा एक्सपेंशन करेगा, तो बीच में कहीं जाके बैलेंस होगा। तो वही कर दिया देखो, 1.071 प्लस PL/A और ये 1.472 माइनस P एल्युमिनियम/A, सब वैल्यूज दिया हुआ है। दूसरा ये 10 है, ये 10 है तो 20 आना ही पड़ेगा, तो दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर लेंगे, P कॉपर के P एल्युमिनियम आ जाएगा, उसका एरिया दिया हुआ तो वहाँ से स्ट्रेस निकाल दे। तो मतलब ये फिगर विजुलाइज करो, ये मेन कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट कल को 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी लग जाएगा, कहीं भी लग जाएगा, तो ये मेन कॉन्सेप्ट है जो पूरा एक्सप्लेन कर रहा है उसको। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको। जो पॉज प्ले करके बोलते हैं जिसमें आप सोच रहे थे, अगर आपने यही सोचा तो बहुत अच्छी बात,
नहीं सोचा तो सोचो गलती कहाँ हो, अच्छा ये मिस्टेक कर रही है, आगे ना हो, ऐसे ही सब सीख जाते हैं। अभी नहीं मैं आपसे बोला कि सबको सही कर दो, ऐसे बना दो, बना दिया बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया तो अपना मिस्टेक देखो कहाँ गलती हो रहा है, वही मिस्टेक को सही करना। नोट कर लो। रफ कर दे रहे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थर्मल के अच्छे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये एक सिंपल सपोर्टेड बीम दिया हुआ है जिस पे यूडीएल लग रहा है आपका 10 का है। तो ये एक सिंपल सपोर्टेड बीम है इस पे ये कोई इंटरनल लिंक नहीं, बस खाली ये ई पॉइंट दिखाया है ऐसे, 5 to 7 to 9 मीटर का है। तो इसमें बोल रहा है कि स्लोप जो है ए और बी पे स्लोप कितना वो निकालना है और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना वो निकालना है। सो दिस वी हैव टू सॉल्व बाय एरिया मोड मेथड। अब गेट के एग्जाम में कोई मेथड नहीं लिखा होगा, लेकिन हमें सब मेथड परफेक्ट होने चाहिए। क्यों? बिकॉज सब मेथड परफेक्ट होगा तभी हम सोच पाएंगे एग्जाम में कैसे करना। तो गेट के लिए सारे मेथड पढ़ने हैं, वो हमने पढ़े ही हैं डिफ्लेक्शन के। तो अब ये एरिया मोड्स मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, कोई एक मेथड सॉल्व कर रहे हैं, बाकी दो मेथड से आपको करने को दे लेंगे, वो बाद में देखेंगे। तो ये कुछ यहाँ कोई इंटरलिंक नहीं, सिंपल आपका बीम है ऐसे, ई पॉइंट मिड पॉइंट है। तो हमें मालूम है बीम सिमेट्रिक है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिड पे ही होगा मालूम है, और स्लोप थीटा है थीटा भी बराबर आएगा। क्यों? डिफ्लेक्टेड शेप सिमेट्रिक बनेगा। तो ये अब हमको एरिया मोड मेथड से इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और थीटा है थीटा भी निकालना। तो आपको एरिया मोड मेथड पता है, सॉल्व करना आता है, तो वीडियो को पॉज करो। तो कैसे करते हैं एरिया मोड मेथड में? सबसे पहले क्या कि बीएमडी बनाया, फिर वहाँ से M/E डायग्राम, फिर मोस का फर्स्ट थ्योरम से दो पॉइंट के बीच का स्लोप का डिफरेंस उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच के एरिया के बराबर, और फिर मोस सेकंड थ्योरम से एक पॉइंट का डिफ्लेक्शन दूसरे पॉइंट में टेंजेंट के रिस्पेक्ट में A/x बार के बराबर। तो करो, तो पहले आप अपने आप से करो, इसका सपोर्ट निकालो, बीएमडी बनाओ, M/E डायग्राम बनाओ, स्लोप निकालो, डेल्टा मैक्स निकालो। इतना काम करो। तो वीडियो को पॉज कर दो, इतना पूरा काम करो, जो भी आंसर आए आप गलत सही करो, जब पूरा हो जाएगा तब उसके बाद प्ले करना। तो टाइम टू थोड़ा सा करो इसको जरा। तो आप प्ले किया वीडियो, इसका मतलब आपने कर लिया होगा, तो कुछ ना कुछ तो किया ही होगा कॉपी पे अपनी।
तो वही चेक कर रहे हैं कि सही है गलत जो भी किया हो। तो वही देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखो जरा, सबसे पहले सपोर्ट एक्शन निकालें सिमेट्रिकल बीम में। तो 10 5 कितना 50, तो यहाँ कितना आ जाएगा 25। सो दिस वैल्यू 25। सपोर्ट एक्शन सेम बिकॉज सिमेट्रिकल बीम 2 5 2, ये कितना 25। तो ये मिल गया। तो पहले अब इसका BMD ड्रॉ कर दें, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना है। तो उसके लिए देखो जरा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना है। टू मीटर 5 मीटर 2 मीटर, ठीक है ठीक है। तो देखो जरा, BMD बनाने के लिए पहले SFD की जरूरत, सिंपल क्वेश्चन, BMD के लिए SFD की जरूरत तो नहीं, हम डायरेक्ट बना सकते हैं। तब भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप SFD बना के चेक कर लो, लेकिन हमको मालूम है BMD सिमेट्रिक, लेकिन तब भी अगर SFD बनाओ चेक करो। तो 25 आ गया, उसके बाद कॉन्स्टेंट, देन 50 नीचे, देन 25, ऐसे बनेगा SFD। तो लेकिन जरूरत नहीं, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट ये E पॉइंट है, यहाँ पे साइन चेंज कर रहा है तो प्लस माइनस, इसकी जरूरत नहीं है। तो अब देखो जरा, पहले इसका BMD ड्रॉ करें। तो BMD ड्रॉ करो। तो 25 और 2 कितना 50 हो गया। सेक्शन कोई लोड नहीं, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन यहाँ तक ऐसे आ गया। तो ये पॉइंट, ये C पॉइंट। उसके बाद देखो UDL है 2 डिग्री करो, और यहाँ साइन चेंज किया था, मैक्सिमम वैल्यू, तो E पे कैलकुलेट कर दो। तो यहाँ देखो E पे कैलकुलेट कर दे रहे हैं। तो ये UDL है, चाहे उसके एरिया कॉन्सेप्ट से निकाल दो, V = dm/dx होता है। तो 2 पॉइंट के उनका डिफरेंस उनके बीच के एरिया के बराबर, चाहे ऐसे निकाल, जैसे निकाल दो सब सही है। तो ये 25, ये 2 मीटर, और ये कितना है 2.5 मीटर, E पे कट किया। तो ये क्लॉकवाइज, ये UDL का एंटी क्लॉकवाइज। तो 25 × 4.5 प्लस UDL कितना -10 × 2.5 × 2.5/2। यहाँ पेन रखो, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 25 × 4.5 और ये -10 × 2.5 × हाफ दिस वैल्यू। तो ये सॉल्व करोगे तो वैल्यू निकलेगा, कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट करो तो ये आ रहा है 81.25 किलोन्यूटन मीटर इस वैल्यू। तो अब बनाए डायग्राम देखो। तो यहाँ तक 50 हो गया, उसके बाद UDL 2 डिग्री करो, तो यहाँ से आपका 2 सेम स्लोप पे, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन, उसके बाद कर्व ऐसे, और सिमेट्रिकल है तो बीम सिमेट्रिक, तो BMD सिमेट्रिक बनेगा। तो आधा बन ही चुका है, तो आधा सिमेट्री यहाँ से ऐसे, देन इसके बाद सेम ऐसे स्ट्रेट लाइन। तो ये C पॉइंट था, देन ये पॉइंट कौन सा है E पॉइंट, ये कौन सा है D पॉइंट, ये B। तो ये वैल्यू कितनी आई थी 50/EI कर दिया। पहले BMD बनाया, फिर उससे M/EI डायग्राम, 50/EI। ये कितना है 81.25/EI। देन फिर ये वैल्यू 50/EI, ये लास्ट पे 0। तो पहले BMD, उसका M/EI डायग्राम। तो ये क्या हो गया, इसका M/EI डायग्राम ऐसे बना दी। तो यहाँ तक तो आपको हर क्वेश्चन में सॉल्व करना है, बाकी आगे देखेंगे। तो यहाँ तक तो आपको हर क्वेश्चन में ही करना है, एरिया मेथड में या कॉन्जुगेट बीम में। कॉन्जुगेट बीम मेथड में कॉन्जुगेट बीम बना लेते हैं, इसी के आगे लोडिंग शो कर देते हैं, सब पता है। तो अब देखो जरा, इसका डिफ्लेक्टेड शेप बना है। तो ये बीम आपका कैसे डिफ्लेक्ट हो रहा है, इस तरह से सिमेट्रिकल बीम है, तो ये बीम आपका ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये पॉइंट यहाँ हिंज सपोर्ट था, यहाँ रोलर सपोर्ट, इस तरह डिफ्लेक्ट हुआ। तो यहाँ टेंजेंट डालो, तो यहाँ स्लोप कैसा थीटा है क्लॉकवाइज नेगेटिव। यहाँ टेंजेंट डालो, तो यहाँ थीटा भी कैसा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। और सिमेट्रिकल है, बीम डिफ्लेक्टेड, बीम सिमेट्रिक था, डिफ्लेक्टेड से सिमेट्रिक, तो सेम स्लोप है वैल्यू। और यहाँ पे E पॉइंट पे स्लोप निकालने, तो यहाँ पे टेंजेंट डाला ऐसे, तो यहाँ स्लोप कितना है 0 दिस वैल्यू। तो अब क्या करना, पहले बोला स्लोप निकालो AOB, तो ये 0 है। तो अब यहाँ से कैलकुलेट कर दो, 2 पॉइंट के बीच का स्लोप का डिफरेंस, उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच के एरिया के बराबर इन M/EI डायग्राम। तो देखो कैलकुलेट करो। तो थीटा E - थीटा A, तो E - A इसके बीच का एरिया दिस वैल्यू, तो ये वाला एरिया। इसमें देखो कितने एरिया है, ये एरिया फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, तो ये फर्स्ट एरिया, ये सेकंड एरिया, ये थर्ड एरिया। तो ये क्या हो जाएगा A1 + A2 + A3। तो देखो जरा, A1 एरिया कितना है, डिस्टेंस मालूम है, ये A से C तक कितना था 2 मीटर, ये कितना है 2.5 मीटर। तो A1 एरिया कितना हो गया 1/2, 1/2 कितना 50/EI, और बेस कितना हो गया इसका 2 मीटर दिस वैल्यू। A2 एरिया, A2 कितना है, रेक्टेंगल है, कितना हो गया 50/EI, और बेस कितना हो गया इसका 2.5। उसके बाद A3 एरिया, A3 कितना है, लार्जर एरिया है, कर्व है 2 डिग्री का, 2/3 BH। तो 2/3 B कितना है इसका 2.5,
और h कितना है 81.25 माइनस 50 कितना 30 31.25 बाई ए दिस वन A3 एरिया। BMD पॉजिटिव एरिया पॉजिटिव, BMD नेगेटिव एरिया नेगेटिव। तो ये सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से थीटा ई माइनस थीटा ए, तो थीटा ई का वैल्यू 0, तो यहाँ से थीटा ई निकल जाएगा जब सॉल्व करोगे। तो थीटा ई जब कैलकुलेट करोगे आप तो ये सबको ऐड करोगे कैलकुलेट करोगे तो लास्ट का आंसर थीटा ई बनेगा। तो वो आंसर बताते हैं आपको, कैलकुलेट आपको कुछ से आपने किया ही होगा। तो ये निकल के आ रहा है 227.083 बाई ए, और ये माइनस में है इसलिए क्लॉकवाइज लो। ऐसे क्या रख दोगे थीटा बी माइनस थीटा ए ई, तो ये तो ऐसे निकल गया सेम ऐसे ही थीटा बी माइनस थीटा ए, यही सेम A1 प्लस यही सेम हो जाएगा सिमेट्री, यही है वैल्यू। तो प्लस ई पे 0 है, थीटा बी पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। बहुत क्वेश्चन किया हमने इस तरह का, थीटा फॉरवर्ड माइनस थीटा बैकवर्ड ऐसे निकल गया। नेक्स्ट देखो जरा डिफ्लेक्शन निकालें। तो डिफ्लेक्शन के लिए देखो जरा ये निकालना है हमको ई पे, तो ई पे कितना है E1, तो E1 किसके बराबर होगा A1 के। तो A1 क्या है डिफ्लेक्शन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ई पे टेंजेंट डाला है तो वो A1 है, तो वही E1 के बराबर, तो वही निकाल दो डिफ्लेक्शन ऑफ A। तो डिफ्लेक्शन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ई, तो क्या A1 x1 बार प्लस A2 x2 बार प्लस A3 x3 बार। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है गेट के एग्जाम में, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं लेकिन पूछा है, कैलकुलेशन तब भी ज्यादा है लेकिन आया एग्जाम में। ऐसे ही थोड़ा डेटा चेंज कर दिया होगा लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछा। तो अब देखो जरा A1 A2 A3 पता है, x1 बार क्या होगा डिस्टेंस कहाँ से जहां पे डिफ्लेक्शन निकालना, डिफ्लेक्शन कहाँ पे निकालना है दैट डिफ्लेक्शन ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू डिफ्लेक्शन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टेंजेंट एट ई, तो A पे निकालना है, तो A से जहां पे डिफ्लेक्शन निकालते हैं उससे डिस्टेंस, डिफ्लेक्शन ऑफ वहां देखा था थ्योरम मोर्स का सेकंड थ्योरम, एक पॉइंट का डिफ्लेक्शन दूसरे पॉइंट टेंजेंट के रिस्पेक्ट में, तो जिस पर डिफ्लेक्शन निकालना है उससे डिस्टेंस। तो देखो जरा डिस्टेंस चेक कर लो, यहाँ देख सकते हो, तो ये A1 x1 बार इसका सेंट्रोइड यहाँ पे, इससे डिस्टेंस x1 बार कैलकुलेट कर दें। तो रखो जरा A1 एरिया सेंट्रोइड डिस्टेंस x1 बार कितना होगा A से डिस्टेंस 2/3 इंटू 2 x2 बार, इसका यहाँ A से डिस्टेंस कितना होगा 2 प्लस 2.5/2 2 प्लस 2.5/2, और ऐसे x3 बार देखो जरा यहाँ होगा सेंट्रोइड कितना होगा देखो डिस्टेंस यहाँ देखें जरा, तो ये 5/8, यहाँ से कितना 3/8 डिफ्लेक्शन ऑफ A, तो ये 2 मीटर और प्लस कितना 2 मीटर प्लस और 2.5 इसका डिस्टेंस, ये 2.5 यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा, यहाँ से 5/8 यहाँ 3/8 इंटू 5/8 इस वाला। तो A1 x1 बार A2 x3 बार A2 x2 बार A3 x3 बार ये वैल्यू पुट कर दिया, तो ये निकालोगे तो कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगा 50/EI। A2 का वैल्यू कितना था 50 ठीक है 31.25 ठीक है 6 कितना 685, तो ये कैलकुलेट करो 658.46, तो ये अब निकाल लो, तो ये वैल्यू आ रहा है कितना 658.56 सॉरी 46/EI। तो ये वैल्यू देखो पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव मतलब क्या है डिफ्लेक्टेड पॉइंट रेफरेंस टेंजेंट से ऊपर की तरफ है, तो ये देखो जरा ये डिफ्लेक्टेड पॉइंट A है और ये रेफरेंस टेंजेंट इससे ऊपर की तरफ है, तो इसलिए वो आंसर पॉजिटिव, BMD पॉजिटिव तो एरिया पॉजिटिव से कैलकुलेट कर दिया। तो अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ गेट के एग्जाम में, अब गेट के हिसाब से बड़ा क्वेश्चन है, कई बार स्टूडेंट बोलते हैं बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बात तो वही है ना कि लास्ट में जाके 2-2 नंबर की तो इंपॉर्टेंस है, वहां जो छोटे क्वेश्चन आए वो जल्दी स्पीड में किए होंगे, तो यहाँ टाइम बचा होगा तो किया होगा आपने, ये तो अभी पूछा ही हुआ गेट के एग्जाम में। तो अब देखो प्रैक्टिस क्या करना है, यही क्वेश्चन आपको कॉन्जुगेट बीम से सॉल्व करना है और यही सेम क्वेश्चन आपको मैकॉले मेथड से सॉल्व करना है, ये आपकी ईमानदारी होनी चाहिए। आप नहीं करोगे दूसरा कोई स्टूडेंट करेगा वो आपसे आगे निकलेगा, तो ये करना है आपको, यही सेम मैकॉले से और यही सेम कॉन्जुगेट बीम मेथड्स निकाल के आंसर निकालना। देख लो फिर से, सबसे पहले क्या किया BMD ड्रॉ किया, सपोर्ट एक्शन निकल गया, यहाँ E पे कितना है 81.25, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन फिर कर्व, तो A पे दैट ये यहाँ पे निकला 2 डिग्री कर्व है 81.25, उसका m/E डायग्राम बना दिया। देन E पे स्लोप 0 है, थीटा E माइनस थीटा इनके बीच का एरिया A से E का एरिया कितना A1 प्लस A2 प्लस A3, ये 1/2 हाइट बेस, ये रेक्टेंगल हाइट बेस, ये 2/3 BH,
सब वैल्यू रख दी, थीटा ए आ गया, माइनस में आ रहा है मतलब क्लॉक वाइज लो। ऐसे देख नेक्स्ट थीटा बी माइनस थीटा ई, तो ई पे 0 थीटा भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो नहीं एंटी क्लॉक वाइज लो। देन ई पे टेंजेंट डाल दिया, सो ए1 ई1 के बराबर है, E1 डेल्टा मैक्स है, क्यों सिमेट्रिक बीम है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिड पे। और A1 क्या होगा, A1 क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट E। तो A पे डिफ्लेक्शन निकालना है तो A से डिस्टेंस, इसका कितना हो गया 2/3 इंटू 2.2 मीटर, इसका कितना हो गया 2 प्लस 2.5/2, इसका कितना हो गया 2 मीटर प्लस 2.5 का 5/8। तो ये सब वैल्यू पुट कर दिए, A1 x1 बार प्लस A2 x2 बार प्लस A3 x3 बार, मोर सेकंड थ्योरम। यहाँ डिफ्लेक्शन निकला, डिफ्लेक्शन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि डिफ्लेक्टेड पॉइंट ए जो है ये रेफरेंस टेंजेंट से ऊपर की तरफ है। ऐसे सॉल्व कर दिया। अब होमवर्क में क्या आपका, इसी क्वेश्चन को मैकॉले से और इसी क्वेश्चन को कॉन्जुगेट बीम मेथड से सॉल्व करना, ठीक है। तो इसको इतना प्रैक्टिस करना है, बाकी जितने क्वेश्चन है प्रैक्टिस करते रहना डेली डेली, अपने गेट के ये से क्वेश्चन लगाते रहना। लास्ट में जाके हम कुछ, जब सबसे लास्ट में पहले जब क्वेश्चन कम प्रैक्टिस हो जाएगी तो लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन देखेंगे अच्छे क्वेश्चंस का, तो वो पूरा लास्ट में प्रैक्टिस करा देंगे। अभी हमको थोड़े कन्वेंशन भी करने हैं, क्यों, एक क्वेश्चन में 3-4 ऑब्जेक्टिव होते हैं तो अच्छा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है, थोड़ा मेहनत पड़ता है लेकिन सीख जाए, तो ये करना है, नोट कर लो इसको।